हाँ भाई जनता, हम पढ़ रहे थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। आपको ये पता ही होगा कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा एंड विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आज ना बात समझें, ठीक है। अब फिर हमने देखा था कि सर व्हाट वाज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने देखा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब एक ऐसा एडिशन जो डायरेक्शन डिपेंडेंट आंसर देता है आरएस में, जिसका जो रिजल्टेंट जो रहेगा वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करने वाला है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन थे, 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन थे, 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एक था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक था मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। खैर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मुझे क्या बोलता है कि मान के चलो मेरे पास एक है ए बी वेक्टर, दूसरा है मेरे पास बी सी वेक्टर, ठीक है। तो मान के चलो एक बंदा ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो जो रिजल्टेंट जो हो गया है, ठीक है, तो इनिशियली एक्चुअली स्टार्ट ए से किया था, फाइनली एंड सी पे कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रिजल्टेंट ए से सी गया था, वो रिजल्टेंट ए से सी गया था, ठीक है। तो इनिशियली ए से बी गया था मतलब ए बी वेक्टर, फिर बी से सी गया था मतलब बी सी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट गया है दैट इज ए से सी वेक्टर, ठीक है, मतलब ए सी वेक्टर। समझ में आ रही बात। दिस वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को क्या बता रहा था कि द वेक्टर सम ऑफ two sides of triangle, the vector sum of 2 sides of triangle gives me the third side of the triangle, ठीक है। the vector sum of 2 sides of triangle gives me the third side of the triangle, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिन 2 साइड्स को आप ऐड कर रहे हो, जिन 2 साइड्स को आप ऐड कर रहे हो उसमें एक टेल दूसरे की जो है हेड से मैच करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। पहले का हेड और दूसरी की टेल जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जब मेरे पास हेड टेल सिचुएशन पॉसिबल है, जब मेरे पास हेड टेल सिचुएशन पॉसिबल है, तब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं। हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। फिर बढ़ते हैं आगे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे थे। क्या क्या चर्चा हो चुकी थी, ठीक है, क्या क्या चर्चा हो चुकी थी, एक बार मैं आपको वापस से रिकैप कराता हूं, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हाँ भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या देख रखा था कि मान के चलो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, आ रही है इसमें, ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास स्मॉल बी, आ रही है इसमें। तो जो रिजल्टिंग वेक्टर था उसको हम लोग बोल रहे थे सी वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर जो था उसको हम लोग बोल रहे थे सी वेक्टर। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या निकाल रखा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाल रखा था, हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाल रखा था। सर कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। where a is the magnitude of first vector, b is the magnitude of second vector and theta is the angle between the two vectors। क्या ये रहेगा क्या थीटा? नहीं सर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब पॉसिबल रहता है जब ताल से ताल मिलता है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो क्या यहाँ पे टेल से टेल मैच कर रही है? नहीं सर, अभी हेड से टेल मैच कर रही है। तो टेल से टेल मैच कराने के लिए मैंने ए वेक्टर को आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। ए वेक्टर को मैंने आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिया था और एक मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ से किया। समझ में आ रही बात, आपको याद आई क्या होगा? फिर इस ट्रायंगल से हम लोग ने निकाले थे सी का मैग्नीट्यूड and we also calculate the angle between resultant vector and first vector. We also calculated the angle between resultant vector and first vector. ठीक है, मान के चलो अगर उस एंगल को अल्फा बोल रहा था, सर व्हाट वाज tan अल्फा? tan अल्फा क्या रहा था मेरे पास? b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, ठीक है। tan अल्फा is b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। समझ में आ रही बात? ये रिजल्ट हम लोग के पास लास्ट टाइम आ चुका था। अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, व्हाट वाज द होमवर्क, कि सर अगर मान के चलो ए और सी के बीच में एंगल अल्फा था, ए और सी के बीच में एंगल अल्फा था, इफ वी अज्यूम द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज बीटा, इफ वी अज्यूम द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। आप लोगों को tan बीटा की वैल्यू निकालना, कुछ याद आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखो
सबसे पहली बात, ठीक है, जब मैंने आप लोग को रिजल्टेंट निकाल के दिखाया था, जब मैंने आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था, तो याद होगा मेरे पास सिचुएशन क्या था, पहले की लेंथ दी गई है, दूसरे की लेंथ दी गई है, मुझे तीसरे की लेंथ निकालनी थी, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की लेंथ दी गई है, सेकंड वेक्टर की लेंथ दी गई है, मुझे थर्ड वेक्टर की लेंथ निकालनी थी। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें मेरे पास दो साइड से मैं तीसरा साइड निकाल लेता था, दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन सर दिक्कत ये थी कि पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था क्या? नहीं सर। तो मैंने अलग से कंस्ट्रक्शन करके राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाया है। तो जैसे मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उससे मेरे पास सी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे निकालना था tan अल्फा। अब tan हो, साइन हो, कॉस हो, हम लोग ने 90 डिग्री ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। क्या ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल अल्फा था? तो tan अल्फा होता क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ आ रही बात? तो tan अल्फा आ गया था मेरे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब सुनो है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन c वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है, विच इज बीटा। फाइंड द एंगल बिटवीन c वेक्टर एंड b वेक्टर विच इज बीटा। और एंगल निकालने पूछ रहा हूं, मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी ये पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो अगर नोन एंगल आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एंगल की वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई अननोन एंगल आ रहा है, मतलब आप उसको tan बीटा के फॉर्म में रहने दो। समझ में आ रही बात? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सबसे पहली बात, बीटा किस किस के बीच का एंगल? बीटा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। बीटा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग कब डिफाइन करते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब टेल से टेल मैच होती है। जब टेल से टेल मैच होती है। क्या यहाँ पे टेल से टेल मैच है क्या? नहीं सर, यहाँ पे हेड से हेड मैच हो रहा है। यहाँ पे क्या मैच हो रहा है? हेड से हेड। ओह शिट, अगर टेल से टेल मैच हो गई होती तो भाई साहब अपना काम हो जाता। अच्छा ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर? समझाता हूं क्या कर सकते। हाँ भाई ठीक है, एक काम करो, मैं इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से दिख सके। ठीक है, तो ये था भाई साहब मेरे पास ए वेक्टर, ये था मेरे पास बी वेक्टर एंड दिस वाज सी वेक्टर। समझ बात? हम लोग को निकालना था एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्या अभी बी और सी की टेल से टेल मैच कर रही है क्या? नहीं सर, अभी बी और सी का हेड से हेड मैच कर रहा था। ओके सर, तो अगर मुझे टेल से टेल मैच कराना है तो खुद सोचो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे टेल से टेल मैच कराना है तो मैं किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके रख दूंगा, मैं किसी भी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके रख दूंगा सच दैट टेल से टेल मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैं बी वेक्टर को मान के चलो यहां से उठा के यहां पे रख दिया, बी वेक्टर को यहां से उठा के मैंने यहां पे रख दिया। दिस इज बी वेक्टर। बी वेक्टर को मैंने यहां से उठा के यहां पे रख दिया। समझ आ रही बात? अब क्या सी वेक्टर और बी वेक्टर का टेल से टेल मैच कर रहा है? सर अब मैच कर रहा है टेल से टेल। सी वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल अब मैच कर रहा है। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ सर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूं द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दैट इज बीटा, वो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो बीटा इज दिस एंगल, बीटा इज दिस एंगल। समझ में आ रही बात? तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल तब डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों की टेल से टेल मैच कर रही है। ठीक है, और अगर ऐसे सिचुएशन नहीं है, अगर मेरे पास मान के चलो टेल मैच नहीं कर रही है, कोइंसाइड नहीं हो रही है, तो आपको पैरेलल शिफ्ट करके उसको मैच कराना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, तो क्या अब मेरे पास सी वेक्टर और बी वेक्टर का टेल से टेल मैच कर गया? हाँ सर, तो मेरे पास ये आ गया एंगल बीटा। बहुत बढ़िया, बहुत खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश, बहुत बढ़िया। अब लेकिन दिक्कत क्या है, हमको निकालना क्या था? tan बीटा। हमको निकालना क्या था? tan बीटा। लेकिन हमारे पास tan, sin, cos ये सारी वैल्यूज कौन से ट्रायंगल के लिए डिफाइन होती है?
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। क्या यहाँ पे मुझे कुछ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? नहीं सर। समझ आ रही है बात? समझा नहीं समझा? ठीक है। अच्छा बी वेक्टर यहाँ पे है, सी वेक्टर यहाँ पे तो मुझे ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अच्छे से नोटिस करो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज अगेन सी वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज अगेन सी वेक्टर। हमारी बात? अच्छा बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर प्लस कोई दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो वो दूसरा वेक्टर हो कौन सा सकता है सर? ए वेक्टर। अच्छे से सोचो कि अगर मैं ए को अगर पैरेलल शिफ्ट करके रखता तो वो यहाँ पे बैठ गया होता, मतलब ये कोई नया वेक्टर नहीं है, मेरे पास ए वेक्टर ही है, ये मेरे पास ए वेक्टर ही है। हमारी बात? तो मतलब जब एंगल मुझे अल्फा निकालना था तो मैं नीचे वाला ट्रायंगल देख रहा था, अगर मुझे एंगल बीटा निकालना है तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ। आया नहीं? समझ ना बात? बहुत बढ़िया। लेकिन सर समस्या तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। क्या राइट एंगल ट्रायंगल मिला है क्या? नहीं सर, राइट एंगल ट्रायंगल फिलहाल नहीं मिला। तो याद करो जब मैं tan अल्फा निकाल रहा था, तो राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं, लेकिन मैंने क्या किया था? एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या किया था? एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। तो सेम तरीके से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, लेकिन मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ यूजिंग एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं इस साइड को आगे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मतलब मान के चलो मैंने बी को आगे शिफ्ट करके रख दिया, ठीक है, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रही बात? फिर से नोटिस करो भाई साहब, मुझे चाहिए था एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके लिए मैं tan बीटा डिफाइन कर सकता था, ठीक है। थोड़ा सुंदर सुशील एकदम डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया सा। हाँ ठीक है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था क्या सर? नहीं सर, राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो याद करो मैंने tan अल्फा के टाइम में कैसे किया था। tan अल्फा के टाइम में ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया था, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सी के हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था? ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया था, सी के हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। वैसे ही अगर राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यहाँ पे बनाना है, तो अब एंगल बी के साथ बन रहा है, तो बी को मैं आगे रख दूंगा थोड़ा, बी को मैंने आगे रख दिया थोड़ा, और सी के हेड से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर आरियस में। अब मेरे पास ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आ रही बात? अब मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, समझा नहीं समझा? ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लगा है, क्योंकि अगर अपन लोग को tan की वैल्यू निकालना है तो tan की वैल्यू से एक राइट एंगल ट्रायंगल में बन सकती है। तो फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। हाँ भाई जनता, ठीक है। तो हम लोग को tan बीटा की वैल्यू निकालना था, तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब मैं tan बीटा की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार जो राइट एंगल ट्रायंगल आया उसको मैं अलग से बना रहा हूँ, जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल आया उसको मैं अलग से बना रहा हूँ। समझ ली बात? ठीक है, ये आ गया भाई साहब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन सर अभी भी एक बात अगर आप नोटिस करते हो, ठीक है, ये मैंने आगे बी वेक्टर को रखा था, ये मैंने ए वेक्टर को रखा था, तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये मैंने आगे एक्सटेंड करके बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की यहाँ पे टेल से टेल मैच कर रही है? अच्छे से नोटिस करो कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो क्या अब टेल से टेल मैच कर रही है? अगर अब टेल से टेल मैच कर रही है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हिच वाज थीटा, वो ये एंगल रहेगा, मतलब दिस इज एंगल, ठीक है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये अगर बी वेक्टर था, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ थी मेरे पास बी, यहां से यहां तक की लेंथ थी मेरे पास बी, ठीक है। उसके सिवा
यहां से यहां तक की लेंथ थी मेरे पास ए, ठीक है, दिस वाज ए वेक्टर, दिस वाज बी वेक्टर, मतलब ये लेंथ है बी, ये लेंथ है मेरे पास ए, और ये है लेंथ मेरे पास सी, दिस लेंथ इज सी, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूं तो ये लेंथ है बी, क्या ये लेंथ मुझे पता है क्या? नहीं सी। ये लेंथ मुझे पता है क्या? नहीं सी। हमारी बात, मतलब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो बी लेंथ जो है मेरे पास कुछ यहां तक है, दिस लेंथ इज बी, ठीक है, और यहां से मेरे पास आ रहा था ए, यहां से मेरे पास आ रहा था ए, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा। चल हमारी ना बात, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बीटा निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं tan बीटा निकालने की कोशिश करता हूं तो tan बीटा इज, tan की वैल्यू क्या होती है सर? ऑपोजिट। तो एंगल के ऑपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया? ये वाला, जिसकी लेंथ हमको नहीं पता, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये वाला साइड जिसकी टोटल लेंथ हमको नहीं पता, ये लेंथ भी है, ये लेंथ कितनी है वो हमको पता नहीं। तो अभी भी आंसर निकालने में कुछ अधूरापन है, ठीक है। अब वो क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत क्लिक कर ही गया होगा, क्योंकि जैसे मैंने tan अल्फा में निकाला था वैसी एग्जैक्ट सेम tan बीटा में आ रहा है, वैसी एग्जैक्ट सेम tan बीटा में आ रहा है, ठीक है। मान के चलो इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं x, इस लेंथ को बोल रहा हूं मैं x, एंड दिस लेंथ इज y, एंड दिस लेंथ इज y, ठीक है। अब अगर आप लोगों को क्लिक कर गया होगा तो मेरा सोल्यूशन देखने से पहले खुद से पहले ट्राई करिए, ठीक है। एक काम करता हूं, इस छोटे से ट्रायंगल में, इस छोटे से राइट, अब ये भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस छोटे से ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। इसको मैं अलग से बनाता हूं, दिस लेंथ इज a, दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज y, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस साइड इज x, दिस साइड इज a, दिस साइड इज y, दिस एंगल इज, हमारी बात, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखो, x जो है थीटा के लिए x जो है वो एडजेसेंट साइड है, थीटा के लिए y जो है वो ऑपोजिट साइड है, एंड a इज द हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला, a इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। खैर साइन थीटा बाद में देखते हैं। अगर मेरे पास a पता है और मुझे x निकालना है तो मैं एक बार रेशियो लेके देखता हूं, x अपॉन a, x अपॉन a, x इज द एडजेसेंट साइड, A is hypotenuse, मतलब this is adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। और सर adjacent upon hypotenuse होता क्या है? cos theta, it is cos theta। तो x by a is cos theta, मतलब x कितना आ गया मेरे पास? a cos theta, x कितना आ गया मेरे पास? a cos theta। सिमिलरली a पता है, y निकालना है, a पता है, y निकालना है, मतलब y upon a, y upon a। अब थीटा के लिए y ऑपोजिट साइड, ए हाइपोटेन्यूज, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? बहुत बढ़िया, साइन थीटा। क्या होता है सर? साइन थीटा। तो मेरे पास यहां से आ गया y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वो वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, ठीक है, ये आ गया मेरे पास a कॉस थीटा, ये आ गया मेरे पास ए साइन थीटा। अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस लेंथ वाज बी, दिस लेंथ इज ए कॉस थीटा, दिस लेंथ इज ए कॉस थीटा, दिस लेंथ इज ए साइन थीटा, this length is a sin theta। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा सर? tan बीटा इज ऑपोजिट, दैट इज a sin थीटा। tan होता क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan होता है मेरे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट इज a sin थीटा अपॉन एडजेसेंट इज b प्लस a cos थीटा, एडजेसेंट इज b प्लस। तो tan बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो, एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो।
बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, लेकिन अभी एक छोटी सी चीज नोटिस करो आप। दिस एंगल वाज अल्फा जो सी और ए के बीच में बन रहा था। दिस एंगल वाज अल्फा जो सी और ए के बीच में बन रहा था। और जब मैंने सी और बी की बात की थी, दिस वाज बी वेक्टर, दिस वाज ए वेक्टर, एंड दिस वाज सी वेक्टर। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, बी को यहां पैरेलल शिफ्ट कर दिया था मैंने, ए को ऊपर पैरेलल शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो बी वेक्टर ए वेक्टर, तो ये मेरे पास था रिजल्टेंट सी वेक्टर। सो दिस एंगल वाज बीटा, दिस एंगल वाज बीटा। समझना बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। जब मुझे tan अल्फा निकालना था, ठीक है, एक बार कंस्ट्रक्शन वापस पूरा कर देता हूं। ये था मेरे पास कंस्ट्रक्शन। हाँ, जब मुझे tan अल्फा निकालना था तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और जब मुझे tan बीटा निकालना था तो tan बीटा की वैल्यू क्या है? a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ठीक है, where alpha is the angle between c vector and a vector and beta is the angle between c vector and b vector। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आप लोगों को? अच्छे से नोटिस करो, फॉर्मूले का नेचर सेम है। समथिंग sin थीटा अपॉन समथिंग प्लस समथिंग cos थीटा, समथिंग sin थीटा अपॉन समथिंग प्लस समथिंग cos थीटा। समझ बात? बस यहाँ पे जहां जहां b आ रहा था, यहाँ पे वहां a आ रहा है, और वहां पे जहां पे a आ रहा था, अब यहाँ पे b आ रहा है। समझ ये बात? ठीक है, तो नेचर ऑफ रिलेशन सेम है यार, और ऑब्वियसली बात है सेम ही आना चाहिए था सर। क्यों सर? क्योंकि वो एक ही ट्राइंगल की तो मैं दो अलग अलग साइड्स की बात कर रहा हूँ, उससे नामकरण चेंज हो रहे हैं, लेकिन है तो वेक्टर्स ही दोनों के दोनों। समझ बात? इस वजह से मेरे पास वो सारे जो रिलेशन, जो नेचर ऑफ रिलेशन है वो सेम आ रहे हैं। समझा? याद करने का तरीका क्या है कि जो भी एंगल का tan निकाल रहे हो आप, जो भी एंगल का tan निकाल रहे हो, अगर आपको बस ये पता चल गया कि न्यूमरेटर में कौन आना है, अगर आपको ये पता चल गया तो न्यूमरेटर में कौन आना है, तो डिनोमिनेटर आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में sin थीटा है और नीचे समथिंग प्लस cos थीटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में sin थीटा है, यहाँ पे भी समथिंग प्लस cos थीटा है। तो नेचर ऑफ रिलेशन क्या है? sin थीटा अपॉन समथिंग प्लस cos थीटा, sin थीटा अपॉन समथिंग प्लस cos थीटा। ठीक है, अब sin थीटा के साथ अगर कौन सा टर्म आने वाला है न्यूमरेटर में, sin थीटा के साथ कौन सा टर्म आने वाला है न्यूमरेटर में, अगर वो पता चल गया तो आप बाकी रिजल्ट अपने आप लिख सकते हो। और वो देखने का तरीका क्या है? अगर मैं tan अल्फा देख रहा हूं, अगर मैं एंगल अल्फा देख रहा हूं विच इज बिटवीन सी एंड ए, अगर मैं tan अल्फा देख रहा हूं विच इज बिटवीन सी एंड ए, तो न्यूमरेटर में b आ रहा है, तो न्यूमरेटर में b आ रहा है। तो अगर मैं tan अल्फा की बात कर रहा हूं विच इज बिटवीन सी एंड ए, तो न्यूमरेटर में b आ रहा है। और अगर मैं tan बीटा की बात कर रहा हूं, अगर मैं tan बीटा की बात कर रहा हूं विच इज बिटवीन b एंड c, tan बीटा की बात कर रहा हूं विच इज बिटवीन b एंड c, तो न्यूमरेटर में a आ रहा है। हमारी बात मतलब जिनके बीच का जो एंगल है, देखो सी और कोई दूसरे साइड के बीच में एंगल लेगा, तो जिस भी साइड के साथ एंगल है उसका दूसरा साइड न्यूमरेटर में आएगा, जिस भी साइड के साथ एंगल है उसका दूसरा साइड न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, लेकिन आई सजेस्ट आप इसका प्रूफ ढंग से समझो, आप इसका प्रूफ ढंग से समझो। मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट कराना चाहता हूँ। देखो, हर फॉर्मूला जो आप लोग डिराइव कर रहे हो ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग को एग्जाम में आने वाले, वैसे ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आप लोग को एग्जाम में आएंगे। समझ बात? ठीक है, तो फिजिक्स प्रैक्टिस करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका यही है कि जितने भी फॉर्मुलेस आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको आप फिर से डिराइव करो, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्डअप होगा और आपकी कैलकुलेशंस भी परफेक्ट होंगी। समझ ना बात? समझा नहीं समझा? तो हम लोग ने tan अल्फा निकाल दिया था, tan बीटा निकाल दिया था, एंड ऑल्सो वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, and also we calculated the magnitude of result। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। हमारी बात? अभी तो हमने इसकी थ्योरी की है, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ टू वेक्टर्स
if two vectors having magnitude A and B respectively, if two vectors having magnitude A and B respectively give a resultant C, give a resultant of magnitude C, ऐसे लिखना है, give a resultant of magnitude C, give a resultant of magnitude C, then what is the possible range of C? Then what is the possible range of C? हमारी बात ठीक है। पहले क्वेश्चंस लिखिए, खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। इफ टू वेक्टर्स A and B, if two vectors A and B, sorry, if two vectors having magnitude A and B, if two vectors having magnitude A and B gives a resultant having magnitude C, gives a resultant of magnitude C, gives a resultant of magnitude C, then find the range of C, then find the range of C, मतलब C की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये find the range of C मतलब what is the minimum and maximum value of C। अच्छे से सोचिए, ठीक है। हाँ भाई, पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अब देखो यार, मुझे पता है कि अगर दो वेक्टर है A और B, तो उससे जो रिजल्टेंट C आने वाला है, उससे जो रिजल्टेंट C आने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड A और B है, तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बहुत बढ़िया। क्या सर आपको A दिया हुआ है? दिया हुआ है पहले से। क्या B दिया हुआ है? दिया हुआ है। इसका मतलब A और B कांस्टेंट वैल्यूज है, A और B कांस्टेंट वैल्यूज है। हो सकता है A की वैल्यू 3 हो, B की वैल्यू 4 हो, आज इसमें मतलब A और B तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, समझ में आ रही बात, ठीक है। A और B तो फिक्स्ड है, लेकिन A और B के सिवा भी यहाँ पे एक और वेरिएबल आ रहा है, दैट इज थीटा। यहाँ पे एक और चीज आ रही है, दैट इज थीटा, वेयर थीटा is the angle between A vector and B vector, where theta is the angle between A vector and B vector। आ रही है इसमें। अब आपको A का मैग्नीट्यूड दिया गया है, B का मैग्नीट्यूड दिया गया है, लेकिन क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिया गया था कि थीटा? नहीं सर। मतलब आप अपने हिसाब से थीटा को वेरी करा सकते हो, आप अपने हिसाब से थीटा को वेरी करा सकते हो, और जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे C की वैल्यू चेंज होगी। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। तो थीटा को वेरी करा के आपको C की वैल्यू निकालना है कि कौन सी C की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, कौन सी C की वैल्यू मिनिमम रहेगी, समझा, ठीक है। फिर से आई रिपीट, आपके पास क्वेश्चन में A और B का मैग्नीट्यूड दिया गया है, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यूज है। क्या नहीं दिया गया था? थीटा। क्या नहीं दिया गया था? थीटा, मतलब थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। दीज टू आर कांस्टेंट वैल्यूज क्योंकि दिया गया है, एंड थीटा इज वेरिएबल। हमारी बात, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का आप एंगल वेरी करा सकते हो, दोनों वेक्टर के बीच का आप एंगल वेरी करा सकते हो, समझा। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सी, मतलब सी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये दिया गया, हमारी बात, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे C की, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, मान के चलो मैं C की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, तो अगर मुझे C को मैक्सिमाइज करना है, मान के चलो अगर मुझे C को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या मैं A को चेंज कर सकता हूँ? नहीं सर, कांस्टेंट है। B को चेंज कर सकता हूँ? नहीं सर। 2 को चेंज कर सकता हूँ? नहीं सर। तो क्या चेंज कर सकता हूँ? थीटा। क्या चेंज कर सकता हूँ? थीटा। तो अगर मुझे C को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे cos थीटा मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मुझे cos थीटा मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो C की मैक्सिमम वैल्यू तब आएंगी जब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मेरी बात समझा नहीं समझा? क्योंकि अगर cos थीटा बढ़ेगा तो मेरे पास ये पूरा टर्म बढ़ेगा और उसके हिसाब से C की वैल्यू बढ़ेगी, समझा, ठीक है। अच्छा भाई, cos की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है सर 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरे पास 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप लोग 10th में पढ़ा होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 आती है, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 आती है,
समझ रही ना बात, समझा नहीं समझा? ठीक है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो जब मेरे पास cos की वैल्यू होगी 1 तब मेरे पास c की वैल्यू होगी मैक्सिमम, मतलब जब मेरे पास cos की वैल्यू होगी मैक्सिमम, c की वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो cos की वैल्यू 1 पुट करने पे, cos थीटा की वैल्यू 1 पुट करने पे देखो क्या आ रहा है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos थीटा इज 1। ठीक है, तो cos थीटा इज 1 मतलब 2ab इंटू 1 मतलब वो हो गया मेरे पास 2ab। समझ मेरी बात? चलो पुट कर दे, cos थीटा इज 1, तो c मैक्स आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओ भाई साहब, ये चीज देखी सी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता था, तो c मैक्स हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, क्या अंडर रूट ऑफ स्क्वायर एक दूसरे को बाजे, तो फाइनली मेरे पास c मैक्स कितना बचेगा, फाइनली मेरे पास c मैक्स बचेगा a प्लस, फाइनली मेरे पास c मैक्स बचेगा a प्लस। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू की बात, ये हो गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू की बात। मतलब मुझे पता चल गया कि जहां पे cos थीटा की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम रहेगी वहां पे मेरे पास c की भी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, विच इज a प्लस b। ठीक है, तो c की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आएंगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम आएंगी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको सोचो फिजिकली, मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब द एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 डिग्री। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में a वेक्टर है उसी डायरेक्शन में b वेक्टर। सिंपल सर, जिस डायरेक्शन में a वेक्टर है उसी डायरेक्शन में b वेक्टर है, इस वजह से मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है a प्लस b, पूरा का पूरा ऐड हो रहा है। समझा? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू की, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। समझदार हो भाई, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। हाँ, सी मिनिमम की बात है, तो सी जो है मेरे पास, अगर मुझे सी मिनिमाइज करना है, अगर मुझे सी मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो क्या मैं ए मिनिमम कर सकता हूँ? नहीं सर, ए फिक्स है, सर बी भी फिक्स है, सर 2 भी फिक्स है, तो क्या वेरी करा सकता हूँ मैं? cos थीटा। तो अगर मुझे सी को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब मुझे cos थीटा मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे cos थीटा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर अगर मैं cos की बात करूं तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर? -1। क्या होती है cos थीटा की मिनिमम वैल्यू? -1, और वो होती है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की, वो होती है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ बच्चों को दिक्कत जा रही होंगी कि सर 0 डिग्री मतलब 1, -1 180 डिग्री, सर -1 तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, तो 180 डिग्री कैसे? टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को आगे आने वाला है टर्म बेसिक मैथ्स, एक आप लोगों का टॉपिक आने वाला है, एक चैप्टर आने वाला है बेसिक मैथ्स, उसमें मैं आपको बेसिक से लेके पूरे हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री जितना भी रिक्वायर्ड रहेगा फिजिक्स में वो पूरा समझा। समझना रही बात? समझा नहीं समझा? बस अभी वेक्टर्स के हिसाब से कुछ कुछ बातें सुन के चलो। ठीक है, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं cos की वैल्यू -1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 प्लस 2ab इंटू -1, तो c मिनिमम हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2ab। ओ भाई भाई भाई, ये भी कुछ देखी हुई चीज है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो c मिनिमम की वैल्यू आ गई 11 a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर। फिर से सर अंडर रूट और स्क्वायर बाजे, तो मेरे पास c मिनिमम आ गया, मेरे पास c मिनिमम आ गया a माइनस b। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? गधेड़ो, जब मैंने मेरे पास पहले जब मैंने c मैक्स की बात की थी, जब मैंने c मैक्स की बात की थी तो आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a और b जो है मैग्नीट्यूड है, a और b क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। जो प्लस माइनस साइन अगर आपको दिखाई देगा तो वो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है, प्लस माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब क्योंकि अंडर रूट के बाहर एक वैल्यू आ रही है, अंडर रूट के बाहर, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने अंडर रूट ऑफ 4 बोला तो अंडर रूट ऑफ 4 का आप क्या लिखोगे, +2। क्या अंडर रूट ऑफ 4 का -2 लिख सकते हो क्या, नहीं सर, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा मेरे पास क्या आनी चाहिए सर, पॉजिटिव। समझानी बात। तो मेरे पास अंडर रूट के बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, अंडर रूट के बाहर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी। ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, और दोनों पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं। इस वजह से मैंने डायरेक्टली a + b लिखा, इस वजह से मैंने डायरेक्टली a + b लिखा। अब जब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो a - b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, अब अंडर रूट के बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, लेकिन दोनों चीज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों चीज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है आ रही इसमें। अब हो सकता है कि a बड़ा है, b छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा एक पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो बाहर एज इट इज पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि a छोटा, हो सकता है कि a छोटा और b बड़ा, हो सकता है कि a छोटा और b बड़ा, मतलब छोटा माइनस बड़ा, तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन मुझे आंसर अंडर रूट का हमेशा कैसे चाहिए, पॉजिटिव। इस वजह से मैं यहाँ पे एक मॉड साइन लगा, इस वजह से मैं यहाँ पे एक मॉड साइन लगा। तो c मिनिमम की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ a - b। c मिनिमम की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मॉड ऑफ a - b, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी c मिनिमम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी c मिनिमम। और c मिनिमम मिल कब रहा है मुझे, 180 डिग्री पे। c मिनिमम कब मिल रहा है, 180 डिग्री पे। अच्छा सर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। मतलब अगर a भाई साहब यहां है तो b जो है वो यहां। रही बात, समझा नहीं समझा। तो अगर a यहाँ है, b यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, a यहाँ पे और b भी यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब a और b सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू, a और b ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम। समझा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो दो बंदे फोर्स लगा रहे, दो बंदे फोर्स लगा रहे, तो अगर आपको मैक्सिमम फोर्स से खींचना है तो दोनों एक ही साइड खींचेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स। अगर आपको मिनिमम फोर्स से खींचना है, दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो एक जहां पे खींच रहा है दूसरा ऑपोजिट साइड पे खींचेगा, तो मेरे पास आ जाएगा मिनिमम फोर्स। समझ में आ रही ना बात, समझा नहीं समझा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c विल वेरी फ्रॉम a प्लस b से लेकर a माइनस b। The value of c will vary from a minus b से लेकर a plus b। The value of c will vary from a minus b से लेकर a plus b। समझा रही बात, समझा नहीं समझा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो